विवेक को थोड़ा होश आया तो सबसे पहले उसे छत नजर आई। उसने आंखें मलकर पलकें झपकाई तो उसे याद आया कि वो तो रेल की पटरी पर महेश के साथ लेटा था। अचानक लोकल ट्रेन आई थी और उसका दिल बहुत जोर से धड़का था। तो क्या मैं मर गया हूँ? उसने सोचा। फिर मध्यम से स्वर में पुकारा, महेश, कहाँ हो तुम? ज्यादा दूर नहीं हूँ दोस्त। नजर क्यों नहीं आ रहे? बस तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब है हम दोनों मर गए हैं और परलोक में हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। अंजलि बेचारी सुहागिन बनने से पहले ही विधवा हो गई, वरना तुम्हारी भाभी होती। बेचारी का दुर्भाग्य, हम अफसोस करने भी नहीं जा सकते। मगर तुमने आत्महत्या क्यों की? अपनी मेडिकल रिपोर्ट चेक कराने पर मुझे पता चला कि कैंसर है। कैंसर? विवेक उछल पड़ा। तब तो तू मर जाएगा। तभी तो आत्महत्या कर ली। अरे यार, इलाज करा के तो देखता, शायद बच जाता। कोई लाभ नहीं होता, कैंसर का कोई इलाज नहीं। लेकिन तुझे मरने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। शायद अंजलि मान ही जाती। मैं तो तेरा साथ देने के लिए मर गया। अचानक किसी की फटकार सुनकर दोनों उछल पड़े। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अरे यार, ये तो तेरे डैडी की आवाज मालूम होती है। क्या वो भी तेरे साथ मर गए? फिर एक जोरदार छड़ी की फटकार सुनाई दी और दोनों उछल पड़े और साथ ही उठकर बैठ गए। अरे, विवेक महेश को देखकर चीखा, तू तो जिंदा है। महेश भी चीख पड़ा। सेठ जगमोहन पास खड़े दोनों को घूर कर देख रहे थे। ये क्या मूर्खता कर रहे थे तुम दोनों? क्यों आत्महत्या कर रहे थे? डैडी, जीवन से निराश आदमी और कर क्या सकता है? तुम अपने इस मूर्ख दोस्त की दोस्ती छोड़ो पहले। जगमोहन ने गुस्से में विवेक की ओर इशारा किया, वरना तुम्हें किसी दिन सचमुच मरना पड़ेगा। डैडी, विवेक मेरा बचपन का दोस्त है, तभी तो कह रहा हूँ ये खानदानी बेवकूफ है। इसका बाप भी मेरा बचपन का गहरा दोस्त था। हम दोनों ने एक साथ प्रैक्टिकल जीवन में कदम रखा था। बिना थ्योरी जाने? विवेक ने आश्चर्य से पूछा। शट अप! और विवेक आंखें मिचकाकर रह गया। उसे बिजनेस की जरा भी सेंस नहीं थी। अगर उसके पास दिमाग होता तो हमारी तरह बड़ा आदमी बन गया होता। अंकल, मेरी माँ कहती है आदमी अपने नसीबों से छोटा बड़ा बनता है। बकवास है, वो कर्मों से छोटा बड़ा बनता है। अंकल, फिर एक मूर्ख के साथ आप जैसे अक्लमंद की दोस्ती कैसे निभ गई? मतलब ये है कि ऐसे ही मेरे और विवेक की दोस्ती बनी रहने दीजिए। इससे हमें मानसिक संतोष मिलता है। बिल्कुल नहीं, ये भी कोई तुक है? सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट देखने से ही कोई आत्महत्या करने की ठान ले और तुम उससे भी महामूर्ख हो। उसके कहने पर ही तुम उसके साथ रेल की पटरी पर लेट गए। अरे, आदमी तो आखिरी सांसों तक जिंदा रहने के लिए मौत से जूझता रहता है। चलो उठो, गाड़ी में बैठो। अंकल, इसे मरने के लिए नहीं कहा था मैंने, मरने से रोकने की कोशिश की थी। ये मेरा प्रेम गुरु है, इससे मैं प्रेम शास्त्र सीखता हूँ। मगर अभी तक कोई लड़की नहीं फंसी है। और तेरे साथ? जगमोहन ने छड़ी चलाई तो विवेक कूद कर भाग पड़ा। जगमोहन ने बड़बड़ाते हुए महेश की ओर देखा और बोले, चलो उठो, फिर कभी आत्महत्या की कल्पना भी मत करना। हम जल्दी ही तुम्हें इलाज के लिए अमेरिका भिजवाते हैं। महेश अनमने मन से उठकर अपने पिता के साथ बाहर आकर एयर कंडीशन्ड गाड़ी में आ बैठा। गाड़ी जगमोहन जी स्वयं ड्राइव कर रहे थे। दोनों में से किसी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि पिछली सीट के नीचे विवेक लेटा हुआ है। सेठ जगमोहन कह रहे थे, जिस तरह रतन हमारा दोस्त था, वैसे ही तुम्हारी मम्मी और विवेक की माँ आपस में गहरी सहेलियां थी और एक बहुत बड़ा संयोग कि दोनों ने एक ही हॉस्पिटल में एक ही समय तुम्हें और विवेक को जन्म दिया था। अच्छा, बड़ा अजीब संयोग है। हाँ बेटे, ये बात हमने तुम्हें कभी नहीं बताई, क्योंकि जब तुम दोनों की कुंडलियां पंडित जी से बनवाई गई थी तो उन्होंने विवेक की कुंडली देखकर कहा था कि ये लड़का राजकुमार बनकर जिंदगी गुजारेगा। सच डैडी, यही तो हम तुम्हें बता रहे हैं। बताओ, तुम राजकुमार बनकर जीना चाहते हो या विवेक की भांति कंगाल? लेकिन डैडी, अभी विवेक की उम्र ही क्या है? बेटे,
पूत कपूत पालने में ही नजर आ जाते हैं। जो नौजवान अच्छा, स्वस्थ और सुंदर होते हुए भी अनचाही लड़की से संबंध जोड़ सकता है, भला राजकुमार क्या बन सकता है। आजकल की लड़कियां भी राजकुमार ही को पसंद करती हैं। मगर डैडी, विवेक तो उसे बहुत प्यार करता है। क्या अच्छा, क्या विवेक से वो प्यार करती है? नहीं, अभी तक तो नहीं, कभी नहीं करेगी। आजकल की लड़कियां भले ही झोपड़पट्टी में जन्म ले, लेकिन सपने महलों के ही देखती हैं। उन्हें बंगला चाहिए, कार चाहिए। डैडी, विवेक का दिल टूट जाएगा। क्या बकवास है, दिल भी क्या कोई शीशे या मिट्टी की बना है। दिल तो मांस का वो लोथड़ा है जो खून को साफ करके जीवन को सक्रिय रखता है। यह शरीर के लिए एक कुदरती डायलिसिस मशीन है। महेश कुछ नहीं बोला। सेठ जगमोहन ने फिर कहा, जानते हो, तुम्हारी शादी कितने बड़े सेठ की लड़की से निश्चित हुई है। डैडी, पहले मेरा इलाज तो होने दीजिए। बेटे, तुम अच्छे हो जाओगे, इलाज चलता रहेगा, मगर हम इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने देंगे। कौन से सेठ की बेटी है पापा? सेठ महेंद्र नाथ की इकलौती बेटी कुमारी अंजलि नाथ। महेश उछल पड़ा। साथ ही पीछे लेटा हुआ विवेक भी उछलकर बैठता हुआ बोला, अंजलि कदापि नहीं, वही तो मेरी प्रेमिका है। दूसरे ही क्षण सेठ जगमोहन ने फुल ब्रेक लगाए। गाड़ी चिरमिरा कर रुकी और पीछे आने वाली 3-4 गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गईं। सेठ जगमोहन हड़बड़ाकर नीचे उतर आए। दूसरी ओर से विवेक निकल पड़ा। सेठ जगमोहन का झगड़ा पिछली गाड़ी वाले से होने लगा। उसके ऊपर तीसरी गाड़ी वाला अकड़ने लगा और इस प्रकार तीसरी गाड़ी वाले से चौथा। उधर महेश ने मुड़कर विवेक से कहा, हाय, तू यहाँ क्या कर रहा था? तेरी दोस्ती का तमाशा देख रहा था। साले, मेरी ही प्रेमिका को मेरी भाभी बनाएगा? इससे पहले ही तू कैंसर से मर जाएगा साले। विवेक, अरे सुन तो सही, तू कौन होता है मुझे सुनाने वाला? बड़ा दोस्त बन रहा था, प्रेम शास्त्र सिखाने चला था मुझे। फिर महेश उसे पुकारता ही रह गया, लेकिन विवेक भीड़ में घुसकर गायब हो गया। मारे गुस्से के विवेक का दिमाग भी खोल रहा था। वो सड़क पर पैदल ही तेज तेज चला जा रहा था। एक क्रॉसिंग पर उसे रेड सिग्नल के कारण रुकना पड़ा। उसके बराबर एक बस आकर रुकी, जिसकी खिड़की से झांक कर वही लड़का चिल्लाया जिसकी मोटरसाइकिल विवेक भगा कर ले गया था। अबे विवेक के बच्चे, ठहर जा साले, मैं नीचे आ रहा हूँ। फिर वो खिड़की से ही नीचे कूदने की कोशिश करने लगा तो विवेक गुस्से से हाथ हिलाकर बोला, अबे हाथी की दुम, उधर से सीढ़ियां उतर कर आ, देख लूंगा तुझे साले। मेरी 40,000 की गाड़ी लेकर भाग गया। अचानक विवेक को याद आया कि वो मोटरसाइकिल तो वहीं खड़ी रह गई थी जहां वो महेश के साथ रेल की पटरियों पर मरते मरते बचा था। चाबी भी उसी में लगी थी। क्या खबर कोई उठाकर ले गया हो। अरे बाप रे! दूसरे ही क्षण वो तेजी से भाग खड़ा हुआ। अरे ठहर विवेक, ठहर। विवेक ने छलांग लगाई, किसी की गाड़ी के बोनट पर चढ़ा, किसी की छत पर, और भीड़ से निकलकर सड़क पर भागने लगा। मोटरसाइकिल वाला बहुत पीछे रह गया था। इतने में एक मोटरसाइकिल विवेक के बराबर दौड़ने लगी। सवार नौजवान ने कहा, आपको कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है? हाँ, यदि साहब, मेरी साली के हस्बैंड का साड़ू खतरे में है। आइए आइए, बैठ जाइए, मैं ड्रॉप कर दूंगा। विवेक उछलकर चलती मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठ गया। कैसी चल रही है ये मोटरसाइकिल? एकदम शानदार, ट्रायल ले रहा हूँ, आज ही मिली है। कहता, दहेज में? जी नहीं, सड़क पर। नौजवान हंसने लगा और बोला, दरअसल मेरे पिताजी पुलिस में दारोगा हैं। एक जगह 2 नौजवान रेल की पटरी पर आत्महत्या कर रहे थे। उन्हीं में से किसी की ये गाड़ी थी। दोनों पटरी पर बेहोश थे। पापा ने मोटरसाइकिल देखकर एक कांस्टेबल को भिजवाकर मोटरसाइकिल उठवा ली। विवेक उछल पड़ा। क्या हुआ? मोटरसाइकिल चलाने वाले ने पूछा। मैं बहुत दिन से स्कूटर के लिए हट कर रहा था। पापा ने मुझे फोन करके बुलवाया और ये गाड़ी मुझे दिलवा दी। अब इसका दूसरा रंग हो जाएगा, नए पेपर्स बन जाएंगे, इंजन और बॉडी के नंबर बदल डाले जाएंगे और गाड़ी मेरी हो गई। इतनी अच्छी गाड़ी तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगी? मुझे विश्वास नहीं होता। अरे हम पुलिस वालों को सब कुछ मुफ्त में मिलता है। मुझे इसके इंजन में कुछ गड़बड़ लगती है। आप मैकेनिक हो? मेरे पापा मैकेनिक हैं, जरा रोकिए तो सही। छोटा मोटा नुक्स तो मैं भी ठीक कर लेता हूँ। नौजवान ने मोटरसाइकिल रोक ली। विवेक ने उतरकर कहा, लाइए मैं स्टार्ट करके देखूं। नौजवान ने मोटरसाइकिल विवेक को दे दी। विवेक ने इंजन स्टार्ट किया और बोला,
जरा चला कर देखूं। जरूर देखिए। विवेक ने गियर डाला और मोटरसाइकिल फर्राटे भरती चली गई। नौजवान मुस्कुराता रहा और फिर जब गाड़ी लौटी ही नहीं तो वो चिल्लाता हुआ दौड़ा, अरे अरे मेरी मोटरसाइकिल। काफी देर तक वो दौड़ता रहा, फिर हाँफ कर लड़खड़ाने लगा तो विवेक से उसके साथ चलते हुए पूछा, भाई साहब आपको कहीं जल्दी पहुंचना है? हाँ भाई साहब, एक चोर मेरी मोटरसाइकिल लेकर भाग गया है, मुझे लिफ्ट दे दीजिए। तो आइए मेरी मोटरसाइकिल पर, वो चिल्लाकर दौड़ा। लेकिन विवेक मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ बहुत आगे निकल गया था। फिर टर्न लेकर बीच वाले फुटपाथ से दूसरी तरफ बहुत जोर से वापस आया। नौजवान को उसने आगे ही दौड़ते देखा। कुछ देर बाद उसे वही लड़का नजर आया जिसकी मोटरसाइकिल थी। वो लड़का अभी तक दौड़ रहा था। विवेक अगले कट पर मोटरसाइकिल को टर्न देकर लाया और उस लड़के के बराबर दौड़ाते हुए बोला, अबे घोंचू, क्यों रेस लगा रहा है? वो मेरी मोटरसाइकिल, चल मेरे साथ बैठकर पीछा कर। लड़का बैठ गया तो विवेक ने उससे कहा, अब तू चला, मैं थक गया हूँ। लड़का मोटरसाइकिल दौड़ाता चला गया। विवेक ने हाथ झाड़े और मुड़कर एक ईरानी रेस्टोरेंट में चाय पीने लगा। अभी वो गिलास पूरा खत्म भी नहीं कर पाया था कि एक लड़के ने कहा, साहब उधर आपको एक मेम साहब बुला रही है, वो अपना नाम अंजलि बता रही है। विवेक को फंदा पड़ते पड़ते बचा। जल्दी से गिलास लड़के को थमाकर आस्तीन से होठों को पोंछता हुआ वो बाहर आया तो सामने खड़ी गाड़ी के पास उसे देवयानी नजर आई। वो विवेक को देखकर मुस्कुराई। विवेक इधर उधर देखने लगा। अरे इधर उधर क्या देख रहा है हीरो? अभी इधर अंजलि की गाड़ी खड़ी थी। देवयानी हंसकर बोली, मैंने ही तुम्हें अंजलि के नाम से बाहर बुलवाया है। ठहर, चल साली चालाक कहीं की, अंदर क्या करने गए थे? महेश का खून पीने, तुमसे मतलब? महेश का खून मैं तुम्हें नहीं पिलाऊंगी, ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करेगी। जानते हो तुम्हें अंजलि ने क्यों ठुकरा दिया? क्यों? अब गाड़ी में बैठो तो बताऊं। विवेक गाड़ी में बैठ गया। देवयानी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और पूछा, बियर पियोगे? मैं शराब नहीं पीता, इसीलिए तो अंजलि तुम्हें पसंद नहीं करती। वैसे बियर शराब नहीं होती। अंजलि की पसंद से शराब का क्या संबंध? हाई सोसाइटी और ऊंचे स्टैंडर्ड के लोग फैशन के लिए विस्की पीते हैं, तुमने फिल्मों में नहीं देखा? देवयानी ने कहा, फिल्मों में ये भी तो बताया जाता है कि शराब जहर होती है। सब बकवास है। अपनी सीमा तक पीने में आदमी के अंदर आत्मविश्वास जागता है, उसका साहस बढ़ता है। देवयानी, तुम जैसी लड़की और प्रेम गुरु? वॉट? अंजलि से बढ़कर अच्छी प्रेम गुरु और कोई नहीं हो सकती। एक बार परीक्षा लेकर तो देख लो। अपन को तेरी शिक्षा नहीं चाहिए। रोको गाड़ी, सोच लो, हमेशा के लिए अंजलि को खो बैठोगे। विवेक सिर खुजाता हुआ कुछ सोचने लगा। देवयानी ने उसे कनखियों से देखा और बोली, एक डिब्बा बियर पीकर देखो, स्वयं ही प्रेम ज्वाला जाग उठेगी। तुम प्रेम करना सीखोगे तो मन से सीखोगे, स्वयं ही प्रेम करना आ जाएगा। सच कह रही हो? झूठ निकला तो फिर कभी सूरत मत देखना। तो लाओ डिब्बा। देवयानी ने बियर का खुला हुआ डिब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया, जिसमें आधी बियर और आधी विस्की मिली हुई थी। विवेक ने पहला घूंट भरकर बुरा सा मुंह बनाया। ये तो बहुत कड़वी है। हर रोग की अच्छी दवा कड़वी ही होती है। फिर देवयानी घूंट भरने लगी। कार जुहू बीच पर जानकी कुटीर की अंधेरी गली में एक जगह रुक गई। इधर कहाँ ले आई? विवेक ने कहा, यहीं तो प्रेम सीखने के लिए उचित स्थान है। तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही? सचमुच तुम बहुत भोले हो और पगले भी। ये जेट एज है, ये पुराने वाला जमाना नहीं जब लड़के को पहले लड़की का पीछा करना पड़ता था, प्यार के घिसे पिटे शब्द रटने पड़ते थे, और अब तो सीधा उसका हाथ पकड़ो और उसके होठों को चूम लो। अबे हट आवारा कहीं की, डिब्बा खाली कर लो जल्दी से। ये आवारापन नहीं, प्रेम ग्रंथ का पहला पाठ है। विवेक ने जल्दी जल्दी डिब्बा खाली करके कहा, और दो। देवयानी हंस पड़ी। इस बार उसने विस्की का क्वार्टर दे दिया। हाय, ये तो दारू है, विवेक बोला। देसी दारू नहीं, शुद्ध इंपोर्टेड विस्की है। विक्की ने ढक्कन खोला, विस्की का घूंट भरा तो हिचकी आ गई। वो बोला, हाँ अब सिखाओ प्रेम शास्त्र का श्री गणेश। श्री गणेश तो हो चुका, एक घूंट और लो और मुझे सीने से लगा लो। नशा बढ़ चुका था, वो अपने होश में नहीं था। उसने बाकी क्वार्टर भी खाली कर दिया और खाली बोतल बाहर फेंककर देवयानी को सीने से लगा लिया। देवयानी ने उसके होठ चूमने चाहे तो वो घबरा कर बोला, छोड़ मुझे, ये क्या बदतमीजी है।
मगर देवयानी की सांसें तेज चल रही थी। उसने खींचकर विवेक को लिपटा लिया। इस बार दोनों में कोई भी अपने भावों को नियंत्रित नहीं कर सका और दोनों एक तेज प्रवाह में बहते चले गए। दोस्तों, आगे की कहानी के लिए आपको इसका तीसरा भाग सुनना पड़ेगा। तो मिलते हैं तीसरे भाग में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।